ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। सरकार की योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी। देहरादून में जयसवाल महासंघ की बैठक आयोजित। कई मांगों को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत ने की बैठक। चकबंदी प्रक्रिया में शामिल गांवों का किया समीक्षा। चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए निर्देश। भगवानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, अन्य आरोपी मौके से फरार। और नैनीताल में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार में सवार बुजुर्ग महिला की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सहसपुर, जहां उन्होंने श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज के 70वें वर्ष पूरे होने पर विद्यालय की सहायता करने वाले समाज सेवकों का सम्मान और पूर्व छात्र समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। कार्यक्रम में विधायक सहदेव पुंडीर भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज सहसपुर का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और अभिभावकों को कर रहे हैं संबोधित। मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की शक्ति रखते हैं। जब किसी मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का विकास होता है, तभी वह व्यक्ति परिवार, समाज और देश का विकास कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों का चारित्रिक विकास भी सुनिश्चित हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कर 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में हमने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की भी शुरुआत की है, जिससे हमारे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिले। पूरे देश के अंदर बच्चे जा रहे हैं। एक अच्छा अभिनव प्रयोग हमने प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त आपदा महामारी और दुर्घटना से प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाहेब योजना प्रारंभ की है। हमारी सरकार विद्यालयों के साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। आज राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की नई भर्तियों के माध्यम से टीचिंग स्टाफ की कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। चाहे 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने का कार्य करना हो। प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण करना हो, या फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में
मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की शुरुआत करना हो। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि अभी हाल में आयोजित हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल लाकर एक इतिहास रचने का काम किया था। आप सबको पता होगा, इससे पहले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें हमारा स्थान 25वें स्थान पर पूरे देश में था और इस बार हमारा स्थान 7वें स्थान पर आ गया और 103 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। आज यहां पर उपस्थित बहुत सारे बच्चे आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे और निश्चित रूप से मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपने पर कोई नकल माफिया हावी न होने पाए, इसके लिए हमारी सरकार ने देश का, प्रदेश का नहीं देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि महिला समूह द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है और इन्हें अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मंत्री ने विशेष रूप से आगामी चारधाम यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस रूट पर स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक आउटलेट खोले जाएं। इसके साथ ही उन्होंने परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत खुलने वाले 96 आउटलेट को भी जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करने के भी निर्देश दिए। कहा कि इन प्रयासों के जरिए अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका संवर्धन से जोड़ा जा सकता है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जल्द ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में चारधाम यात्रा रूट पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए करीब 15 लाख रुपए की लागत से 200 नए रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र आगणन तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री जोशी ने यह भी बताया कि राज्य में अब तक 1,68,000 लखपति दीदी तैयार हो चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए राज्य में 2 लाख लखपति दीदी बनेंगी। पूर्व राज्य मंत्री और जायसवाल महासंघ रामकुमार वालिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रामकुमार वालिया ने कहा कि देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई स्थानों पर अहलुवालिया, कर्णवाल और जायसवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। ऐसे में समाज मांग करता है कि ट्रांसपोर्ट नगर का नाम सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया नगर कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। उत्तराखंड का गेहूं बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहां भी गेहूं का एमएसपी रेट 2600 रुपये क्विंटल कर दिया है। ये मांग को लेकर हमने इंडियन किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया है। दूसरी हमारी मांग है अहलुवालिया, कर्णवाल, जायसवाल महासभा की ओर से। इतिहास गवाह है कि देहरादून के अंदर अधिकतर जमीनें वालिया समाज की थी, अहलुवालिया, कर्णवाल, जायसवाल समाज की। आप चाहे हरिद्वार रोड पर जाइए, चाहे विधानसभा भवन हो, चाहे डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे सरकार के दफ्तर हो, वो वालियाओं की जमीन में बने हुए हैं। इसी तरह से आप सहारनपुर रोड पे जाइए, सहारनपुर चौक से लेकर नीचे तक काली की घाट तक, यहां भी वालियाओं की जमीन में सारी चीजें बनी हुई हैं। ट्रांसपोर्ट नगर भी वालियाओं की जमीन में बना हुआ है, आईएसबीटी भी वालियाओं की जमीन में बनी हुई है। जो एमडीडीए की एक कॉलोनी बनाई गई है आईएसबीटी के पास, वो भी वालियाओं की जमीन में बनी हुई है। हमारा कहना यह है कि चूंकि ट्रांसपोर्ट नगर में अधिकतर वालिया लोग रहते हैं, तो आजकल नाम बदलने का एक कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर चल रहा है।
हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर का नाम भी हमारे समाज के सिरमौर जो संयुक्त पंजाब के राजा थे सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया जी, उनके नाम पे कर दिया जाए। तो वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई, ये खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की मामले की सुनवाई में एमडीडी अध्यक्ष विनय शंकर पांडे और वीसी तिवारी वर्चुअली हुए थे पेश। अवैध निर्माणों को लेकर उच्च न्यायालय सख्त, वीसी बंशीधर तिवारी से वस्तुस्थिति को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा। 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। ऋषिकेश में एमडीडी से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों में रोक होने के बाद भी हो रहे हैं निर्माण कार्य। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण का न करें कंपाउंड। आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की मामले की सुनवाई में एमडीडी अध्यक्ष विनय शंकर पांडे और वीसी तिवारी वर्चुअली हुए थे पेश। अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय सख्त, वीसी बंशीधर तिवारी से वस्तु स्थिति को लेकर शपथ पत्र पेश करने को कहा। 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। ऋषिकेश में एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण। वहीं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से ऋषिकेश में अवैध निर्माण चल रहे हैं, उसके बाद अब उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, क्या कुछ फैसला जो है निकलकर सामने और अब अगली डेट में क्या कुछ होने की उम्मीद जताई जा सकती है? कहें तो बिल्कुल संदीप, यहाँ पर जो अवैध निर्माण चल रहे थे उसको लेकर यहाँ पर जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर हुई थी और उसके बाद सुनवाई हुई थी और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जो कमिश्नर है गढ़वाल के, उनको तलब होने को कहा था और उसमें फिर एमडीडी के वीसी हो गए बंशीधर तिवारी और विनय शंकर पांडे जो अध्यक्ष भी होते हैं और कमिश्नर भी हैं, वो वर्चुअल रूप से वहां पर सुनवाई में जुड़े। तो वहां पर उन्होंने सारी चीजों को, तथ्यों को बताया उन्होंने। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय उच्च न्यायालय लगातार हम देख रहे हैं सख्ती दिखाई दे रहा है अवैध निर्माणों को लेकर। उन्होंने काफी जानकारियां ली इनसे और उन्होंने कहा है कि जितनी भी यथास्थिति है, जो भी है, उसका शपथ पत्र यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय को दिया जाए और 16 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा जो मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं उन्हीं के अनुसार निर्माण किया जाए, उसके अलावा जो भी निर्माण होगा वो अवैध माना जाएगा। और उन्होंने कहा है कि कंपाउंड की स्थिति को भी देख के किया जाए, ये नहीं है कोई भी आ जाए आप कंपाउंड कर दे, कुछ कर दें। हमने पर्यावरण को भी बचाना है, अन्य चीजों को भी देखना है। हर चीज को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एमडीडी को निर्देशित किया है कि नियम पालन का जो एमडीडी का नियम है उसका पालन करते हुए कार्रवाई करें और यथास्थिति जो भी आपने कार्रवाई की है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर न्यायालय को अवगत कराएंगे। कमल, आखिर क्या वजह रही है कि प्राधिकरण अपने स्तर पर कार्रवाई से क्यों ये कमजोर होता दिख रहा है? क्योंकि अगर इसी तरह से होता तो ये मामला उच्च न्यायालय ना पहुंचता। अगर प्राधिकरण के स्तर पर ही सही कार्रवाई की जाती तो ये बात ही नहीं पहुंचती, नौबत ही नहीं आती। हाँ, कई चीजें ऐसी होती हैं लगातार हम देखने को कहें। अब कहीं क्या कहीं कोई दबाव आ जाता है, यहाँ कहीं शिथिलता बढ़ती जाती है, कई चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं बार हो जाती हैं ना करते हुए। पर इस चीज को देखते हुए अब जो याचिका करता था इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा या उसकी सुनवाई डिपार्टमेंट में नहीं होती, कई चीजें गया हुआ नहीं हो पाई, तब वो मामले में उच्च न्यायालय पहुंचे और वहां पर जब सुनवाई हुई है तो कहीं ना कहीं मुख्य न्यायाधीश जो है वो बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने लगातार सुनवाई भी हम कह रहे हैं और कुछ ज्यादा समय भी नहीं दे रहे हैं। अगली तारीख अब सुनवाई 16 तारीख रखी गई है, उसमें निकल के आएगा जो शपथ पत्र दिया जाएगा उस पर क्या डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय लेता है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीएम सविन बंसल का जनता दरबार और दरबार में फरियादियों की समस्याओं का हो रहा है समाधान। बुजुर्ग, दिव्यांग और
असहायों के लिए सहारा बन रहा जनता दरबार में मिली 174 शिकायतें। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही किया समाधान। डीएम के अधिकारियों को सख्त निर्देश। विभागीय स्तर की समस्याओं का समयबद्धता से करें निस्तारण। भूमि कब्जाने की शिकायतों पर राजस्व और पुलिस अधिकारी सख्ती से करें कार्रवाई। क्षेत्रवासियों की वर्षों से लंबित दीवार निर्माण कार्य को 1 माह के भीतर करें पूर्ण। 10 वर्षों से गिरासू भवन ध्वस्तीकरण को 15 दिन में गिराने के नगर निगम को दिए आदेश। 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मिला त्वरित न्याय। पेयजल की समस्या को लेकर बंजारावाला निवासी बीडी नैथानी की शिकायत का मौके पर किया निस्तारण। हायर एजुकेशन के लिए नंदा सुनंदा से एमसीए में बालिका का कराया दाखिला। वरिष्ठ नागरिकों को हाथों हाथ एसडीएम कोर्ट और सीनियर सिटीजन सेल से मिला न्याय। डालनवाला चंदर रोड में एमडीडीए ने किया सुरक्षा दीवार निर्माण को 1 महीने के भीतर पूरा करने का वायदा। जन समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता, ये कहना है डीएम समीर बंसल का। उसमें प्रॉब्लम्स के या जो अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, उनके नंबर्स वेरी करते हैं और वो एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 ऑर्ड रहते हैं। आज भी उसी संख्या में हमारी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी या जो इश्यूज थे वो प्रकाश में लाए गए थे। तो उसमें डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स प्रकाश में आए हैं। पहला तो कुछ हमारे जो प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं तो उसमें कोशिश रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही अगर उनका निवारण किया जा सके, और अदरवाइज अगर कुछ सिविल इश्यूज रहते हैं तो फिर उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल एड सेंटर यहाँ पे शुरू किया है। तो उनकी मदद से तुरंत उनको सरकारी वकील मुहैया करा के उनका सिविल कोर्ट में बात दर्ज करवाया जाता है। आज भी ऐसे 5-6 प्रकरण में फैसिलिटेट किया गया है हमारे पीएलवीज द्वारा। सेकंड इशू जो देखने को मिलता है कि जो हमारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं से रिलेटेड कुछ केसेस रहते हैं, चाहे उनके उत्पीड़न से रिलेटेड हों या जो सोशल सर्विसेज उनके लिए सरकार द्वारा प्रचलित की जा रही है बाय वे ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड प्लान्स, तो उनके सुगम एक्सेस के लिए कुछ अगर यहीं पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है तो वो तत्काल ही इंश्योर करवा दिया जाता है। कहीं पे उनको किसी दफ्तर से भी अगर एड करवाना है, उनका फैसिलिटेट करवाना है, तो उनके लिए हमारा वाहन, डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध है। वो उनको वहाँ पर गंतव्य स्थान तक पहुँचाया भी जाता है और उनका यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष जो बैठते हैं वहाँ पर उनका निस्तारण भी करवाते हैं कोऑर्डिनेट करके। थर्डली कुछ हमारे विमेन सेल और सीनियर सिटीजन सेल से रिलेटेड केसेस भी होते हैं, तो उनको संबंधित सेल्स में पहुंचाकर या तो इमीडिएट सुनवाई करवाई जाती है या फिर उनकी दोनों पक्षों की डेट्स निर्धारित भी करवाई जाती है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल में 2 गांव और उधम सिंह नगर के 35 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया में शामिल गांवों की समीक्षा बैठक ली है। आयुक्त ने बैठक में उपस्थित संबंधित चकबंदी अधिकारी और कर्मचारियों को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ शासकीय कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसओसी को चकबंदी कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित करते हुए समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन सीलिंग भूमि पर वाद लंबित है उन पर मुकदमों की वर्तमान स्थिति की जांच कर अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के संज्ञान में लाए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने चकबंदी के अंतर्गत लंबित मुकदमों की निस्तारण स्थिति की समीक्षा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। जिन ग्रामों में अभी तक सर्वे कार्य नहीं हुआ है वहां सर्वे जल्द से जल्द कराए जाने के निर्देश भी चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए। सर्वे स्टाफ की कमी बताए जाने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देशित किया गया कि चकबंदी सर्वे स्टाफ की आवश्यकता संबंधी पत्राचार शासन स्तर पर भेजा जाए। चकबंदी अधिकारी ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 नए गांवों में सर्वे कार्य प्रगति पर है, जिसे समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा।
आज पहाड़ों में बदलेगा मौसम का मिजाज। जिस तरह से मौसम लगातार अपना रंग बदल रहा है उस तरह से अब आज पहाड़ों में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में राहत के आसार कम। अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट किया जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट। गर्मी की तपिश करने लगी लोगों को परेशान। दूर का अधिकतम तापमान 35 के पार। नैनीताल जिले में एक बेहद दुखद सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा शहर के कुछ दूरी पर स्थित जोकिया क्षेत्र में उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार जौहरी बाजार क्षेत्र के अल्मोड़ा निवासी विनय वर्मा अपनी मां उमा वर्मा को इलाज के लिए रामनगर ले जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार जोकिया क्षेत्र के पास पहुंची, सामने से एक पर्यटक वाहन गलत दिशा में आता दिखाई दिया। टक्कर से बचने की कोशिश में विनय वर्मा ने गाड़ी को मोड़ा, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए और उनकी कार लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राकेश सिंह बोहरा ने बताया कि विनय वर्मा को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। वहीं उनकी मां उमा वर्मा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत कुंजापुर फाटक के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल आरोपी का रुड़की अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ रुड़की अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बदमाश की स्थिति के बारे में जानकारी ली और मौके पर मौजूद अपने अधीनस्थ अधिकारियों से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी अंशुल का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि घायल बदमाश अंशुल नन्हेड़ा में हुई हालिया बड़ी लूट की घटना का मुख्य साजिशकर्ता था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है ताकि लूट की घटना से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके। आज कुंजापुर के जो फाटक है उसके पास में वाहन चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में 2 लोग आ रहे थे और पुलिस को पूर्व में यह सूचना थी मुखबिर के माध्यम से भी कि 6 फरवरी 2025 को जो नन्हेड़ा में जो लूट हुई थी उसमें एक जो व्यक्ति फरार चल रहे थे उसमें ये 2 व्यक्ति भी थे और मेन जो इसमें मास्टरमाइंड था उसमें यही लड़का था। इस पर लगातार पुलिस नजर रखी हुई थी और आज जब पुलिस को सूचना मिली थी कि ये मंगलौर की साइड से भगवानपुर की ओर आ रहा है तो कुंजापुर फाटक के पास में चेकिंग के दौरान इसे रोकने की कोशिश की गई और इसके द्वारा पुलिस से भागने के प्रयास में पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने इसको तत्काल न्यूट्रलाइज करके इस क्रम में इसके पैर पर गोली लगी और इसको हॉस्पिटल लाया गया है। एक व्यक्ति जो इसके साथ था जो अभी फरार चल रहा है उसके लिए कॉम्बिंग अभी हमारी जारी है। वो जो तो वहीं केदारनाथ हेली सेवा पर रहेगी साइबर एक्सपर्ट्स की नजर। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ हेली सेवा पर साइबर एक्सपर्ट्स की नजर रहेगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए साइबर थाने में टीम गठित। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से बुकिंग हुई शुरू। हर साल हेली सेवाओं के नाम पर देश भर के लोगों से की जाती है ठगी। ठग केदारनाथ हेली सेवा बुक करने के नाम पर लोगों से हजारों रुपए लेकर बेचते हैं फर्जी टिकट। इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान पुलिस की साइबर एक्सपर्ट टीम भी
हवाई सेवा को लेकर अहम भूमिका में होगी। साइबर एक्सपर्ट न केवल इन वेबसाइट्स की करेंगे जांच, यात्रा सीजन के दौरान उनकी गतिविधियों पर भी रखेंगे नजर। कई सालों से चल रहा चारधाम यात्रा में हेली सेवा के नाम पर ठगी का खेल, इस बार साइबर सेल से रहेगी कड़ी निगरानी। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।